गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू पॉल ब्रदर। हम सब जानते हैं इस साल भारत G20 समिट को होस्ट कर रहा है। अब G20 ग्रुप कितना बड़ा है इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि G20 ग्रुप के मेंबर नेशन ग्लोबल जीडीपी में 85% कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड में 75% का कंट्रीब्यूशन रहता है और साथ ही पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा भी इन्हीं देशों में रहता है। ऐसे में G20 समिट में लिए गए डिसीजन एक तरीके से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर करते हैं और ऐसे में भारत जब इस समिट को होस्ट कर रहा है जिससे भारत दुनिया भर में स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में अपनी इमेज को और बेहतर कर सकता है और दुनिया को अपनी लीडरशिप शो कर सकता है। साथ ही हमारे देश भारत के लिए टेररिज्म एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको G20 के स्टेज से भारत दुनिया के देशों का ध्यान इस पर ला सकता है और टेररिज्म के फंडिंग जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और इसके अलावा और भी फायदे भारत को G20 समिट होस्ट करने से मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा इस साल भारत SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट को भी होस्ट कर रहा है, जिसके चलते कुछ समय पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर गोवा में आए थे और भारत को लेकर गलत बयान दिए थे, जिसका रिप्लाई पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर जी ने दिया। लेकिन अभी 4 जुलाई को दिल्ली में SCO समिट की मीटिंग होनी थी जिसमें SCO के सभी मेंबर कंट्री के टॉप लीडर को शामिल होना था, लेकिन सडनली इस मीटिंग को वर्चुअल मीटिंग में बदल दिया गया, यानी कि सभी देशों के टॉप लीडर इस मीटिंग को अपनी कंट्री से वर्चुअली अटेंड करेंगे। अब भारत G20 समिट को भी होस्ट कर रहा है और अभी तक कई सारी G20 समिट की मीटिंग भी हुई है और ये सारी मीटिंग नॉर्मल रखी गई थी, यानी कि हर मेंबर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल हुए। लेकिन SCO की मीटिंग को सडनली वर्चुअल मीटिंग में क्यों बदला गया, जबकि ये मीटिंग SCO समिट की सबसे बड़ी मीटिंग थी। अब क्योंकि SCO का फाउंडर नेशन चाइना है और साथ ही इस ग्रुप में पाकिस्तान भी शामिल है और इस समय भारत के चाइना और पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, जिसके बाद कई एक्सपर्ट ने खराब रिलेशन को इसका रीजन बताया। तो क्या सच में यही रीजन है इसके पीछे या कोई और रीजन है? इसके अलावा क्यों इस मीटिंग का वर्चुअली होना भारत के लिए फायदेमंद साबित है, जानते हैं आज की वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब SCO मेंबर नेशन को अगर आप देखोगे तो इसमें टोटल 8 मेंबर कंट्रीज है, जिसमें चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। इसके अलावा 4 ऑब्जर्वर नेशन हैं, जिनमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया जो इस ग्रुप को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। और इसके अलावा 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं, जिसमें अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की शामिल है। अब ये जो डायलॉग पार्टनर है इन कंट्रीज को अलाउ किया जाता है स्पेशलाइज्ड इंट्रा SCO इवेंट के लिए, यानी कि ये कंट्रीज SCO के हर समिट में हिस्सा नहीं होती। अब वैसे तो माना जाता है कि SCO ग्रुप भारत को सेंट्रल एशिया में अपनी स्ट्रेटेजिक रीच को मजबूत करने में हेल्प करता है और साथ ही एज SCO मेंबर सेंट्रल एशिया के देशों के मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज का एक्सेस प्रोवाइड करता है। लेकिन SCO ग्रुप को अगर देखा जाए तो चाइना और भारत के अलावा इस समय कोई भी ऐसी बड़ी इकोनॉमी इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। हालांकि रशिया भी इस ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन रशिया के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशन वैसे ही बहुत स्ट्रांग है और साथ ही इस समय रशिया की इकोनॉमी यूक्रेन के साथ वॉर के चलते बहुत बुरी तरीके से पीछे हो रही है। साथ ही इस ग्रुप में पाकिस्तान भी शामिल है और अगेन चाइना इस ग्रुप का फाउंडर नेशन है, जिस वजह से कहीं ना कहीं इस ग्रुप में होना भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होता। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे ग्रुप का पार्ट है जिनमें फ्रेंड नेशन कम और ऐसे नेशन ज्यादा शामिल है जिनके साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है या कंट्रीज जो बहुत ज्यादा इकोनॉमी के तौर पर स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसे में जो भी इशू है वो रिजॉल्व नहीं होता। जैसे ना ही इस ग्रुप में होने से भारत के रिलेशन पाकिस्तान या चाइना के साथ बेहतर हुए, जिसके पीछे बड़ा रीजन बॉर्डर डिस्प्यूट है। इसके अलावा ट्रेड की बात करें तो भारत के लिए बॉर्डर इशू के चलते बहुत जरूरी है कि चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करे। ऐसे में इस ग्रुप का पर्पस जो कि ट्रेड इंक्रीज करना है, ये पर्पस भारत के लिए कोई मायने नहीं रखता। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ हमारे ट्रेड ना के बराबर है। सो एक तरीके से अगर देखा जाए तो भारत अगर आज इस ग्रुप से एग्जिट भी कर लेता है और रिमेनिंग 5 मेंबर नेशन के साथ बायलैटरल रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर लेता है तो किसी भी तरह का असर भारत की GDP पर नहीं होगा और ना ही मेंबर नेशन के साथ रिलेशन में किसी तरह का फर्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं रिलेशन जैसे हैं सभी मेंबर नेशन के साथ रिलेशन वैसे ही रहेंगे। और ऐसे में अब जब ये मीटिंग को वर्चुअली किया जाना है, जो कि पहले दिल्ली में किया जाना था, तो बहुत एक्सपर्ट का मानना है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन ना होने के चलते ऐसा किया गया। लेकिन असली रीजन ये नहीं है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ खराब रिलेशन के चलते ऐसा हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो SCO के सभी समिट को वर्चुअली ही किया जाता। जबकि गोवा में जब समिट हुआ था तो सभी मेंबर नेशन के फॉरेन मिनिस्टर आए थे इस समिट को अटेंड करने के लिए। इसके अलावा दिल्ली में भी काफी समय से इस मीटिंग के लिए तैयारी की जा रही थी। अब हालांकि इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री से अभी तक कोई ऑफिशियल रीजन नहीं बताया गया कि आखिर क्यों इस समिट को वर्चुअली किया जाना है, लेकिन क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शेड्यूल बहुत बिजी है
19 से 24 जून तक प्राइम मिनिस्टर अमेरिका का दौरा करेंगे और इसके अलावा 14 जुलाई को उन्हें फ्रांस के नेशनल डे परेड में भी शामिल होना है। इस वजह से भी इस समिट को वर्चुअली किया जा रहा है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर में वेस्ट के नेशन की तरफ से बड़ी मात्रा में यूक्रेन को फाइनेंस और वेपन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसके चलते रशिया यूक्रेन वॉर का रूप बदल रहा है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भी इस समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली आना था, लेकिन हाल ही में मॉस्को में 2 हमले हुए थे, जिस वजह से सिचुएशन रशिया के लिए और ज्यादा सीरियस हो गई और ऐसे में पुतिन का रशिया से बाहर आना इस वॉर में रशिया के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, जिस वजह से भी समिट को वर्चुअल कराने का फैसला लिया गया होगा। अब रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन क्योंकि एससीओ ग्रुप भारत के इशू को रिजॉल्व नहीं करता, तो ठीक ही है कि मीटिंग को अब वर्चुअली किया जाना है, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग के चलते जो एक मीडिया इंटरेक्शन होता था वो अब नहीं होगा, जो भारत के लिए बहुत अच्छा है। अब भारत G20 समिट में पूरी दुनिया का ध्यान कश्मीर की ओर ला रहा है, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। ये मैसेज दुनिया के सभी देशों को G20 समिट को कश्मीर में रख कर दे रहा है। लेकिन जब गोवा में एससीओ समिट हुआ था, तब मीडिया इंटरेक्शन के दौरान ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो ने कश्मीर को लेकर बयान दिया और G20 समिट को कश्मीर में किए जाने का विरोध किया था। तो एक तरीके से कश्मीर पर बयान देने का पाकिस्तान को एक स्टेज मिला था, क्योंकि किसी भी मल्टीनेशनल समिट के बाद जो मीडिया इंटरेक्शन होता है उसे पूरी दुनिया की मीडिया कवर करती है। और अब क्योंकि वर्चुअली मीटिंग को किया जाएगा जिसमें मीडिया इंटरेक्शन नहीं होता, तो पाकिस्तान को कश्मीर या भारत पर गलत बयान देने का मौका नहीं मिलेगा। और क्योंकि भारत G20 को होस्ट कर रहा है, तो ऐसे में ये डिसीजन भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा और भारत अपने लीडरशिप से वेस्ट के नेशन का ध्यान उन मुद्दों पर ला सकता है जिन पर डिस्कशन करना भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। बाकी इस मीटिंग को वर्चुअली किया जाना भारत के लिए सही है या नहीं, अपना ओपिनियन आप मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।